जरा इस दृश्य के बारे में सोचिए। एक 14 साल का बच्चा अपने कमरे में बैठा है और अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहा है। जो उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनता है। बिल्कुल। वो दोस्त उसे कभी टोकता नहीं है, कभी उससे बहस नहीं करता और हमेशा उसे ये महसूस कराता है कि वो दुनिया का सबसे खास इंसान है। सुनने में तो ये एकदम आदर्श दोस्ती जैसी लगती है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये दोस्त कोई इंसान हो ही नहीं? क्या हो अगर वो महज कुछ कोड्स, एल्गोरिथम्स और एक बड़ी टेक कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है कृत्रिम दिमाग हो? आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी नई सच्चाई को डिकोड करने वाले। मैं सच में बहुत उत्सुक हूं इसे समझने के लिए। और ये सच्चाई ना अब केवल विज्ञान कथाओं या फिल्मों का हिस्सा नहीं रही है। सही बात है। जब हम डिजिटल इंसानों या वर्चुअल अवतारों की बात करते हैं तो अब हम भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल वर्तमान की बात कर रहे हैं। मतलब ये अब हमारे बीच आ चुके हैं। हाँ, एकदम। तकनीक अब उस बिंदु को पहुंच चुकी है जहां ये डिजिटल इंसान हमारी भावनाओं को पढ़ सकते हैं, हमारी बातचीत की शैली की नकल कर सकते हैं और देखने में पूरी तरह से यथार्थवादी दिख सकते हैं। और शायद यही कारण है कि अब इस तकनीक को नियंत्रित करने की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। बिल्कुल। और इसी नियंत्रण या कहें कि गवर्नेंस को समझने के लिए आज हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प दस्तावेज हैं। हम चीन के साइबर स्पेस प्रशासन, जिसे CAC कहा जाता है, उसके द्वारा जारी किए गए कुछ नए ड्राफ्ट नियमों का विश्लेषण करने वाले हैं। जो कि बहुत महत्वपूर्ण मसौदा है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे सरकारें इन डिजिटल इंसानों के विकास और उपयोग पर लगाम कसने की कोशिश कर रही हैं। ये मसौदा इस तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में मौजूद जो शासन की कमियां हैं ना, उन्हें दूर करने का एक बड़ा प्रयास है। देखो, इस मसौदे का अध्ययन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब भी कोई बड़ा देश इस तरह की नई तकनीक के लिए नियम बनाता है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक शुरुआती खाका बन जाता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक मिसाल बन जाता है। बिल्कुल। ये नियम सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान, समाज के बुनियादी ढांचे और इस बात की पड़ताल है कि असली और नकली के बीच की रेखा जब मिट जाती है तो आखिर होता क्या है। तो चलिए इस दस्तावेज के पहले और सबसे संवेदनशील हिस्से से शुरुआत करते हैं। तकनीक के शासन का एक अलिखित नियम है कि जब भी कोई नई तकनीक आती है तो सबसे पहला कदम समाज के सबसे कमजोर वर्ग को बचाना होता है। हाँ, जो कि बच्चे और नाबालिग होते हैं। एकदम सही। इस मसौदे में भी यही किया गया है। इसके पहले हिस्से का पूरा ध्यान बच्चों की सुरक्षा पर है। स्रोत के अनुसार ड्राफ्ट नियम स्पष्ट रूप से उन डिजिटल मानव सेवाओं पर रोक लगाते हैं जो बच्चों को गुमराह कर सकती हैं या उनमें लत को बढ़ावा दे सकती हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो एक विशिष्ट नियम है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए डिजिटल इंसानों के साथ अंतरंग संबंध हो, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप्स की सख्त मनाही है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सच में एक अभूतपूर्व कानूनी कदम है। इतिहास में शायद पहली बार किसी कानून को इंसान और मशीन के बीच के रिश्ते को उसे परिभाषित और प्रतिबंधित करना पड़ रहा है। वही तो। लेकिन एक मशीन के साथ अंतरंग संबंध का क्या मतलब है? ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा। हाँ, हम तो अब तक बच्चों को वीडियो गेम या सोशल मीडिया की लत से बचाने की बात करते थे। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बच्चों को गेम से बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ वो गेम एक ऐसा इंसान है जो भावनाओं की नकल कर सकता है। क्या एल्गोरिदम के साथ भावनाओं का जुड़ना इतना बड़ा खतरा बन गया है कि सीधा प्रतिबंधी लगाना पड़े? देखो, इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की एक अवधारणा को देखना होगा जिसे पैरासोशल संबंध कहते हैं। पैरासोशल संबंध? हाँ। आमतौर पर जब इंसान एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन रिश्तों में एक तरह का घर्षण होता है, एक फ्रिक्शन होता है। असली लोग थक जाते हैं, वे नाराज होते हैं। हाँ, उनकी अपनी जरूरतें भी तो होती हैं। बिल्कुल। और वे हमेशा आपकी बात से सहमत नहीं होते। तो एक बच्चे का सामाजिक विकास इसी घर्षण को सुलझाने से होता है, यानी रिश्ते निभाना सीखना, समझौता करना सीखना। एकदम सही। लेकिन जब हम एक डिजिटल इंसान की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से घर्षण रहित होता है, फ्रिक्शनलेस। अच्छा, क्योंकि वो थकता नहीं है। हाँ, AI को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहे, हमेशा आपकी तारीफ करे और कभी आपकी किसी बात का विरोध न करे। एक अविकसित मनोविज्ञान वाले बच्चे के लिए ये एक जादुई दुनिया जैसी होती है जहां वो हमेशा सही होता है। ओह, अब मैं समझ रही हूँ।
अगर कोई बच्चा ऐसे डिजिटल अवतार के साथ लगातार समय बिताता है तो वो असली दुनिया के जटिल और वास्तविक रिश्तों का सामना करना ही नहीं सीख पाएगा। सटीक विश्लेषण। और इसी स्थिति को ड्राफ्ट नियमों में गुमराह करने और लत जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। ये सिर्फ स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने का मामला नहीं है, ये भावनात्मक हेरफेर का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। तो मसौदा इस बात को पहचानता है कि अगर बच्चों को इन कृत्रिम और एकदम आदर्श व्यक्तित्वों का आदी होने दिया गया तो उनका सामाजिक विकास रुक सकता है, पूरी तरह से बाधित हो सकता है। ये वाकई डरावना है। मतलब बच्चों की बात तो समझ आती है कि उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा है और वे आसानी से हेरफेर का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जब हम इस दस्तावेज में आगे बढ़ते हैं और वयस्कों की दुनिया में आते हैं तो खतरा बदल जाता है। हाँ, यह खतरा भावनाओं से शिफ्ट होकर सीधे तौर पर हमारी व्यक्तिगत पहचान और सुरक्षा पर आ जाता है। ड्राफ्ट नियमों का अगला बड़ा हिस्सा पारदर्शिता और सहमति पर केंद्रित है। और यहाँ नियमों का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वयस्कों के मामले में सरकार ये नहीं कह रही है कि आप डिजिटल इंसानों से बात नहीं कर सकते। तो वह क्या कह रहे हैं? बल्कि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि आप किससे बात कर रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसके लिए जो नियम दिया गया है वो अनिवार्य लेबलिंग का है। स्रोत कहता है कि सभी वर्चुअल मानव सामग्री पर स्पष्ट रूप से ये लेबल लगा होना चाहिए कि यह एक डिजिटल मानव है। अब सतह पर देखने पर यह बहुत आसान लगता है। जैसे हम बाजार से कोई खाने का पैकेट लाते हैं तो उस पर न्यूट्रिशन लेबल लगा होता है। हाँ बिल्कुल, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या है। लेकिन क्या क्या इंसानी बातचीत और भावनाओं के मामले में महज एक लेबल लगा देना काफी है? इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है। आपकी बात सही है कि ये एक साधारण लेबल की तरह लग सकता है, लेकिन मानव मस्तिष्क के लिए ये एक फायरवॉल की तरह काम करता है। एक फायरवॉल? वो कैसे? देखो, डिजिटल इंसान पर लेबल लगाना वैसा ही है जैसे किसी जादूगर के शो के शुरू होने से पहले ये चेतावनी देना कि यहाँ जो भी होगा वो सिर्फ एक भ्रम है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। भले ही जादूगर का कौशल देखकर आपकी आंखें धोखा खा रही हों, लेकिन आपका दिमाग बैकग्राउंड में जानता है कि ये सच नहीं है। जब एक इंसान स्क्रीन पर किसी दूसरे एकदम असली दिखने वाले इंसान को देखता है तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सहानुभूति पैदा करने लगता है। हाँ, हम कनेक्ट करने लगते हैं। अनिवार्य लेबलिंग उस जैविक प्रक्रिया को रोकने का एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रयास है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, दिमाग के लिए एक फायरवॉल। लेकिन लेबलिंग के अलावा भी इस मसौदे में एक और नियम है जो मुझे बहुत पेचीदा लगा। वो कौन सा? वो है पहचान की सत्यनिष्ठा और स्पष्ट सहमति, यानी एक्सप्लिसिट कंसेंट। मसौदे के अनुसार किसी भी व्यक्ति की स्पष्ट सहमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके एक डिजिटल इंसान बनाना सख्त वर्जित है। जैसे कि उसका चेहरा, उसकी आवाज या उसके हावभाव की नकल करना। मैं तो कहूंगा कि ये नियम शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां किसी इंसान की पहचान महज उसका नाम या पासपोर्ट नंबर नहीं रह गई है। सही बात है। अब पहचान का मतलब है आपकी आवाज का टोन, आपके चेहरे की बनावट और आपके बोलने का तरीका। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों की नकल कर ले तो वो डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से आप बन सकता है। बाप रे! और शायद यही वो जगह है जहां मसौदे का एंटी बाईपासिंग नियम तस्वीर में आता है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि पहचान सत्यापन प्रणालियों या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम्स को चकमा देने के लिए वर्चुअल इंसानों का उपयोग करना प्रतिबंधित है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए। आज के समय में बैंक, सुरक्षित इमारतें और यहाँ तक कि हमारे फोन भी चेहरे या आवाज की पहचान का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये एंटी बाईपासिंग नियम ये मान रहा है कि लोग पहले से ही इन सुरक्षा प्रणालियों को धोखा देने के लिए इन डिजिटल अवतारों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारी सुरक्षा प्रणालियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और मैं आपको बता दूं कि तकनीकी दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द भी यही है। सुरक्षा प्रणालियां आमतौर पर यह जांचने के लिए लाइवनेस टेस्ट करती हैं कि कैमरे के सामने कोई असली इंसान है या नहीं। लाइवनेस टेस्ट मतलब वो जो कहते हैं कि पलक झपकाओ या सिर घुमाओ? बिल्कुल वही। कुछ समय पहले तक एक साधारण तस्वीर इन प्रणालियों को चकमा नहीं दे सकती थी, लेकिन आज के डिजिटल अवतार और डीप फेक तकनीक इतने ज्यादा उन्नत हो गए हैं कि वे रियल टाइम में पलक झपका सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और एकदम असली इंसान की तरह चेहरे के हाव भाव बदल सकते हैं। मतलब वे उस लाइवनेस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं? एकदम आसानी से।
और इसलिए सीएसी के ये नियम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहचान की चोरी सिर्फ किसी का पासवर्ड चुराने तक सीमित ना रह जाए। हाँ, ये तो पूरी की पूरी पहचान ही चुराने वाली बात हो गई। अगर बिना स्पष्ट सहमति के किसी की पूरी आभासी उपस्थिति बनाने की अनुमति दे दी गई तो वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगी जिसे संभालना असंभव हो जाएगा। समझ रही हूँ। ये एंटी बाईपासिंग नियम असल दुनिया के इंसान और डिजिटल दुनिया के उसके अवतार के बीच एक सख्त दीवार खड़ी करने का प्रयास है। तो अब तक की चर्चा से ये साफ हो जाता है कि एक व्यक्ति के स्तर पर, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क, डिजिटल इंसान एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा संबंधी जोखिम पेश करते हैं। लेकिन ये दस्तावेज केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर आकर नहीं रुकता। हाँ, यहाँ से ये बहुत बड़े स्तर पर चला जाता है। बिल्कुल, यहाँ से ये मसौदा एक बहुत बड़े पैमाने पर लागू होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर। एक डिजिटल इंसान पूरे देश या राज्य की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये इसका अगला तार्किक कदम है। क्योंकि जब हम व्यक्तिगत से राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो खतरे का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। स्रोत के अनुसार डिजिटल इंसानों के लिए कुछ राष्ट्रीय सामग्री मानक तय किए गए हैं। ऐसे डिजिटल इंसानों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है जो ऐसी सामग्री बनाते या फैलाते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है या जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है। इसमें विशेष रूप से राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकने, जिसे सबवर्जन ऑफ स्टेट पावर कहते हैं, या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर सख्त रोक का उल्लेख है। ठीक है। अब इससे पहले कि हम इस पर आगे बात करें, श्रोताओं को ये याद दिलाना जरूरी है कि चूंकि ये दस्तावेज चीन के प्रशासन से आ रहा है, इसलिए इसमें ऐसी राजनीतिक शब्दावली का होना स्वाभाविक है। हमारा उद्देश्य इन नियमों पर राय देना या किसी राजनीति का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम केवल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दस्तावेज में क्या लिखा है और तकनीकी रूप से इसके क्या मायने हैं। यह स्पष्टता बहुत आवश्यक है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें और राजनीति से हटकर केवल इसके तकनीकी पहलू को समझें, तो सवाल ये उठता है कि एक डिजिटल इंसान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा बड़ा खतरा क्यों है? हाँ, कोई आम इंसान भी तो इंटरनेट पर कुछ भ्रामक बातें लिख ही सकता है ना, तो फिर एआई के लिए अलग से इतने सख्त नियम क्यों? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, स्केल। स्केल यानी पैमाना। हाँ, एक असली इंसान पूरे दिन में शायद 10 या 20 भ्रामक वीडियो बना सकता है। उसे सोने की जरूरत होती है, उसे कैमरे की जरूरत होती है, लेकिन एक एआई सिस्टम थकता नहीं है। अरे हाँ, वो एक ही समय में लाखों अलग अलग डिजिटल इंसानों को उत्पन्न कर सकता है। जरा सोचिए, 1 लाख अलग अलग चेहरे, अलग अलग आवाजें, जो एक ही समय में अलग अलग भाषाओं में करोड़ों लोगों तक व्यक्तिगत स्तर पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हों। बाप रे, ये तो किसी भी देश के सूचना तंत्र को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। इसलिए ये ड्राफ्ट नियम डिजिटल इंसानों को केवल एक सॉफ्टवेयर टूल नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वे उन्हें एक प्रकाशक या सूचना प्रसारक की तरह देखते हैं। ये नियम स्थापित करता है कि कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री को जवाबदेही के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। मतलब जो जिम्मेदारी असल दुनिया में पारंपरिक मीडिया की होती है, वही जिम्मेदारी अब डिजिटल इंसानों का संचालन करने वालों पर डाली जा रही है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब अगर आपका बनाया हुआ डिजिटल इंसान कोई ऐसा काम करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों के खिलाफ है, तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि अरे ये तो एआई ने किया है, मेरी गलती नहीं है। हाँ, आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये तकनीक के निर्माताओं को जवाबदेह ठहराने का एक स्पष्ट तरीका है। तो क्या बात है, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एआई और डिजिटल इंसानों की दुनिया अब महज किसी कंप्यूटर लैब में चलने वाले तकनीकी प्रयोगों तक सीमित नहीं है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे सबसे पहले बच्चों को आदर्श आभासी रिश्तों की लत से बचाने के लिए अंतरंग संबंधों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया। फिर हमने देखा कि कैसे अनिवार्य लेबलिंग और सहमति के जरिए वयस्कों की डिजिटल पहचान को हैक होने से बचाने की कोशिश की गई है। और अंत में हमने समझा कि कैसे ये तकनीक अपने असीमित स्केल के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सूचना युद्ध का हथियार बन सकती है। इस पूरे मसौदे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये पुरानी दुनिया के नियमों को नई डिजिटल दुनिया पर जबरदस्ती लागू करने के बजाय
नए सिरे से सोचने का एक ठोस कदम है। और ये सोचना अभी भी जारी है। यहाँ स्रोत में दी गई सबसे महत्वपूर्ण समय सीमा का उल्लेख करना जरूरी है। श्रोताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये ड्राफ्ट नियम अभी अंतिम कानून नहीं है। ये 6 मई तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुले हैं। यानी एक जीवित प्रक्रिया है। हाँ, जिसमें फीडबैक लिया जा रहा है और इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक झलक है कि भविष्य में पूरी दुनिया में एआई का स्वरूप कैसा हो सकता है। लेकिन जाते जाते इस पूरी चर्चा से एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो मुझे थोड़ा बेचैन कर रहा है। वो क्या? चूंकि ये नियम शासन की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए हैं, हमने उस अनिवार्य लेबल के बारे में बात की जिसे आपने दिमाग का फायरवॉल कहा था। हाँ, जो हमें याद दिलाता है कि सामने वाला सिर्फ एक मशीन है। ठीक वही। लेकिन जरा सोचिए, जब ये डिजिटल इंसान इतने उन्नत हो जाएंगे कि इस अनिवार्य लेबल के बावजूद मतलब उनकी बातचीत इतनी स्वाभाविक होगी कि वे इंसानों से भी ज्यादा इंसानी लगने लगेंगे और लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगेंगे। तब क्या सिर्फ कुछ नियमों और लेबल्स के सहारे मानवीय भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कानून की सीमाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। नियम तकनीक को तो बांधे कर सकते हैं, लेकिन वे इंसान को किसी चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल। हम नियम बनाकर उस धुंधलेपन को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मानवीय स्वभाव और मशीन का ये संगम हमेशा कुछ ऐसे सवाल खड़े करेगा जिनके जवाब शायद किसी भी कानूनी दस्तावेज में नहीं मिल पाएंगे। बहुत सही कहा आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।